दोस्तों मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं रोहित सर स्टडी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप लोग को मैं आज लेकर के जो आया हूं वो आप लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी और प्रश्न उत्तर लेकर के आया हूं। सामाजिक विज्ञान इतिहास का चैप्टर नंबर 1 जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जी हाँ दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसी का मैं प्रश्न उत्तर करने वाला हूँ। दोस्तों आप लोग बिल्कुल बने रहिए वीडियो पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी को। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। तो यहाँ जयूसेपे मैत्सिनी जो कौन थी और क्या करती थी उस पर टिप्पणी हम लोग को करना है। और यहाँ गया दूसरा नंबर में, यहाँ देख सकते हैं काउंट कैमिलो द काबूर, इसके बारे में टिप्पणी करना है। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, इसके बारे में। और क्रैमफर्ट संसद, इसके बारे में। और राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की क्या भूमिका है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक का नंबर का जयूसेपे मैत्सिनी के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जयूसेपे मैत्सिनी के बारे में टिप्पणी की। यह एक इटालियन क्रांतिकारी थे जिन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इटली को एकीकृत करने में। उनका मानना था कि एक देश में इंसानियत का मूल हिस्सा और इटली की टुकड़ों में बटा हुआ है, उसे एकीकृत होना ही चाहिए। उन्होंने एकात्मक इटली राज्य के लिए एक कार्यक्रम की स्थापना की और उन्होंने अंग इटली और अंग यूरोप के नाम से दो गुप्त सोसाइटी की स्थापित की। और इस तरह से उन्होंने समाज में अपना विचारों को फैलाना और इटली का गणराज्य स्थापित करने के लिए अपना योगदान दिया। हम लोग इसके बारे में चर्चा करने काउंट कैमिलो द काबूर, इसी के बारे में हम लोग टिप्पणी करने वाले। खान नंबर यहाँ देख सकते हैं कि इटली के 7 राज्यों में से केवल सार्डिनिया पिडमोंट पर एक इतालियन और ईसाइत का शासन था। जब 1831 और 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह इटली के एकजुट करने में विफल रहे तो एक एकीकृत इटली की स्थापना की जिम्मेदारी इस इतालियन राज्य पर आ गई। और राजा विक्टर एमुनुएल द्वितीय इसके शासक थे और केवल मुख्यमंत्री थे। केवल ने 19वीं शताब्दी के इटली के अलग अलग राज्य को एकजुट करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया और उन्होंने फ्रांस के साथ एक सावधानीपूर्वक कूटनीतिक गठबंधन किया और जिसने 1859 के सार्डिनिया पिडमोंट ऑस्ट्रेलिया सेना को हराकर एक मदद की और इस तरह से ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग से इटली के उत्तरी भाग में मुक्त कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध एक विफल युद्ध था जिसे यूनानी क्रांतिकारी ने 1821 और 1829 के बीच ओटोमन अपायर के खिलाफ लड़ा। और यूनानियों का पश्चिमी यूरोपीय देशों का समर्थन था कि इसके साथ साथ कवि और कलाकारों ने भी यूनानी क्रांतिकारियों के साथ दिया। अतः ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 ईस्वी यूनान का एक स्वतंत्र देश घोषित किया गया। चलिए आगे देखते हैं कि फ्रैंकफर्ट संसद यह एक जर्मन नेशनल असेंबली थी जो विभिन्न जर्मन क्षेत्रों से आए हुए मध्यम वर्ग के पेशेवरों, व्यापारियों और असमृद्ध कारीगरों के द्वारा बनाई गई थी। यह 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट शहर के सेंट पॉल चर्च में बुलाई गई थी और इस सभा ने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का गठन किया जिसका नेतृत्व संसद के अधीन राजतंत्र से होता। हालांकि इसे अभिजात वर्ग
और सेना के विरोध का सामना करना पड़ा, और इसके अलावा क्योंकि यह मध्यम वर्ग के नियंत्रण में था, इसीलिए इसने अपने जनाधार को खो दिया। अंत में 31 मई 1849 को इसे भाग करने के लिए मजबूर किया गया। तो चलिए दोस्तों आगे को बढ़ते हैं। आगे राष्ट्रीयवादी संघर्षों में महिलाओं की क्या भूमिका थी। जो राष्ट्रीयवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका, यहाँ उसी के बारे में टिप्पणी करने वाले हम लोग। कि फ्रांसीसी क्रांति को कलात्मक इतिहास को देखते हुए यह निश्चित होता है कि इस क्रांति में पुरुष व महिलाओं ने बराबर का भाग लिया था और स्वतंत्रता का एक महिला के रूप में व्यक्तित्व की जाती थी, और यूरोप में राष्ट्रवादी गतिविधि में महिलाओं की पुरुषों के बराबर ही भागीदारी थी। इसके बावजूद उन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं मिले और फ्रैंकफर्ट संसद में महिलाओं को आगंतुकों की गैलरी में खड़े होने के लिए केवल प्रेक्षकों के रूप में ही भर्ती किया गया था। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं। और आगे देखते हैं कि फ्रांसीसी लोगों के सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। तो आंसर देख लेते हैं कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। ला पैट्री यानी पितृभूमि जहाँ पर पैदा लिए थे, और ले सिटोयन नागरिक के विचार ने एक संविधान के तहत समान अधिकार का आनंद लेने वाले एकजुट समुदाय की धारणा को लोकप्रिय बनाया और एक नए फ्रांसीसी ध्वज के शाही मानक को बदल दिया, और स्टेट्स जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया और उसे सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा चुना गया। एक केंद्र प्रशासनिक प्रणाली ने पूरे राष्ट्र के लिए समान कानून बनाए और क्षेत्रीय बोलियों को राष्ट्रीय भाषा के रूप में फ्रांसीसी के पक्ष को हतोत्साहित किया। तो चलिए अगला नेक्स्ट वीडियो देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है बोर्ड में। देख लेते हैं क्वेश्चन को कि मरियान और जर्मेनिया कौन थे जिस तरह से उन्हें चित्रित किया गया है उसका क्या महत्व था। तो चलिए देखते हैं। मेरियन और जमोरियन फ्रांसीसी और जर्मन राष्ट्र के लिए संबंधित महिला छवि थे। वे स्वतंत्रता और गणतंत्र जैसे आदर्शों के लिए व्यक्ति के रूप में खड़े थे। जिस तरह से उन्हें चित्रित किया गया था उसका महत्व इस तथ्य में था कि जनता अपने प्रतीकात्मक अर्थ के साथ पहचान कर सकती है और इससे उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा होगी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन यहाँ हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में पता लगाइए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया 1848 में उदारवादी मध्यम वर्ग जर्मन की हार के बाद पर्सिया द्वारा जारी की गई थी और 1848 में इसके मुख्यमंत्री ओटो वन बिस्मार्क ने इस पर्सिया की सेना की मदद से इस प्रक्रिया को अंजाम दिया गया और 7
7 वर्ष में पर्शिया ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 3 युद्ध लड़े। इन युद्धों को समापन प्रिया की जीत सॉरी समापन प्रिया की जीत जर्मनी एकीकरण में हुआ और पर्शिया के राजा विलियम को 1 जनवरी 1871 में वारसाया में जर्मन सम्राट घोषित किया गया। तो इतने ही क्वेश्चन आंसर आज के लिए पार्ट 1 में। तो दोस्तों अगला पार्ट बहुत जल्द आप लोग को आने वाला, तो प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए, और जय हिंद, वंदे और मातरम। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।